नमस्कार, 5 की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। क्रिकेटर ऋषभ पंत का आज सुबह सड़क हादसा हुआ जिसमें कि वो बाल बाल बच गए। पुलिस के मुताबिक झपकी लगने से यह हादसा हुआ है। उनकी मर्सिडीज अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई, जिसके बाद उसमें आग लग गई और वो पलट गई। एक्सीडेंट के बाद पंत जलती हुई कार की खिड़की तोड़कर खुद ही बाहर निकले। उन्हें सिर, पीठ और पैर में गंभीर चोटें आई हैं। डॉक्टरों के मुताबिक उनकी हालत खतरे से बाहर है। उन्हें इलाज के लिए रुड़की से देहरादून ले जाया गया। यहां के मैक्स अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों की एक टीम उनकी निगरानी कर रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो उन्हें दिल्ली एयरलिफ्ट भी किया जाएगा। बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने बताया कि पंत के माथे पर 2 चोटें आई हैं। घुटने का लिगामेंट टूटा है, दाहिनी कलाई और एड़ी में भी चोट आई है। एमआरआई के बाद उनकी चोट की गंभीरता का पता चल सकेगा। प्राथमिक जो जानकारी मिली है उस वजह पता चला है कि झपकी लगने के कारण जो मॉर्निंग में रहता है, इस कारण से जो है गाड़ी अनियंत्रित होकर लड़ गई थी। बाकी अन्य पहलुओं के लिए भी हम इसमें हमारी टीम जो है सीसीटीवी फुटेज अन्य चीजों की जांच कर रही है। बाकी अभी तक की जो जानकारी है उसमें वो सकुशल है, कोई लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज नहीं है। ऋषभ पंत का भी रुड़की के पास एक एक्सीडेंट हुआ है और उनको चोट आई है और हम पूरी उनकी निगरानी कर रहे हैं। सब चीज़ से मैं स्वयं जानकारी ले रहा हूं और उनको शिफ्ट किया जा रहा है। सारे जो उनकी चिकित्सा है उस चिकित्सा की संपूर्ण व्यवस्था वहां पर हो रही है और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि वो जल्दी स्वस्थ हो जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा है कि मशहूर क्रिकेटर ऋषभ पंत के हादसे से व्यथित हूं। मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य और कुशलता की कामना करता हूं। हमारे सहयोगी वेदांत उस जगह पर मौजूद थे जहां पर यह दुर्घटना घटी। आइए देखते हैं उनकी रिपोर्ट। हम इस वक्त दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर मौजूद हैं जहां पर ऋषभ पंत की गाड़ी एक डिवाइडर पर टकराई और डिवाइडर पर टकराने के बाद उस पर आग लग गई और उसके बाद जो गाड़ी की विंड स्क्रीन है उसको तोड़कर ऋषभ पंत एस्केप कर पाई। ये देखिए यहाँ पर ये जो डिवाइडर रेलिंग है पूरी टूटी हुई डिवाइडर रेलिंग है और साथ ही में ये आप देख सकते हैं कि जो गाड़ी के टुकड़े हैं, टूटे हुए टुकड़े यहाँ पर आप देख सकते हैं गाड़ी के, वो भी यहाँ पर आपको पूरे इस हाईवे के अलॉन्ग आपको दिखाई देंगे। अच्छा, इसके बाद आई विटनेसेस की माने और पुलिस की माने तो डिवाइडर पर टकराने के बाद यहाँ पर एक पोल है, ये पोल जो आप देख सकते हैं, इस पोल पर गाड़ी टकराई और पोल पर टकराने के बाद ये देखिए यहाँ पर गाड़ी के ये जो टूटे हुए यहाँ पर टुकड़े आपको नज़र आ रहे हैं। पोल पर टकराने के बाद वो जो डिवाइडर आप वहाँ से देख रहे हैं, पवन आप अगर उनको वहाँ दिखा सकें, उस डिवाइडर में जाकर वो फाइनली लड़ी और वहाँ पर टूटे हुए जो आप टूटा हुआ डिवाइडर रेलिंग वहाँ देख रहे हैं, वहाँ पर जाकर वो फाइनली लड़ी। और वो स्पॉट आप देख सकते हैं, वहाँ पर गाड़ी पर पूरी तरीके से आग लग चुकी थी और वहाँ पर ऋषभ पंत गाड़ी की विंड स्क्रीन तोड़कर किसी तरह बाहर निकल पाए। पुलिस का ये कहना है कि वो बहुत फॉर्चुनेट थे, लकी थे कि वो सरवाइव कर गए क्योंकि पूरी तरीके से गाड़ी चार्ड हो चुकी थी, पूरी तरीके से गाड़ी जल चुकी थी। अच्छा, ये देखिए अब आप डिवाइडर रेलिंग आप देख सकते हैं यहाँ पर टूटी हुई और साथ ही आपको दिखा दें विंड स्क्रीन के टूटे हुए टुकड़े, जो टूटा हुआ ग्लास आपको यहाँ नज़र आएगा। ये देखिए, ये टूटा हुआ ग्लास है विंड स्क्रीन का और यहाँ पर ये स्पॉट अगर आप देखें पवन, आप इनको दिखा सकें अगर हमारे व्यूअर्स को, कि इस स्पॉट पर गाड़ी पे पूरी तरीके से आग लग चुकी थी और यहाँ से विंड स्क्रीन को किसी तरह तोड़कर ऋषभ पंत बाहर निकल पाए। अब उनको जो लिगामेंट है उनकी राइट नी का उसमें चोट आई है, साथ ही उनके अंगूठे में भी चोट आई है, उनकी रिस्ट पर भी चोट आई है। अभी उनको यहाँ से तुरंत सक्षम हॉस्पिटल रुड़की का है वहाँ ले गए थे। उसके बाद उनको मैक्स देहरादून में शिफ्ट करा गया और अभी वो मैक्स देहरादून में ही है। उनके एमआरआई और तमाम बाकी टेस्ट चल रहे हैं और उन टेस्ट्स के बेसिस पर ही ये फैसला लिया जाएगा कि उनको एयरलिफ्ट कर दिल्ली ले जाना है या आगे का ट्रीटमेंट किस तरीके से करना है। फिलहाल हमें ये बताया जा रहा है कि उनकी कंडीशन स्टेबल है। पूरे देशवासियों की दुआएं उनके साथ हैं कि वो जल्दी से जल्दी रिकवर करें और फील्ड पर वापस उतरें।
रुड़की में कैमरा सहयोगी पवन के साथ वेदांत, एनडीटीवी इंडिया। इस हादसे में ऋषभ पंत की जो कार थी उसके परखच्चे उड़ गए। हमारे सहयोगी वेदांत ने इस कार का जायजा लिया। हम इस वक्त उस पुलिस चौकी में हैं जो महज 200 मीटर दूर होगी एक्सीडेंट स्पॉट से, और अभी हम आपको दिखाते हैं ये जो गाड़ी ऋषभ पंत की जो मर्सिडीज थी जिसमें वो बैठे थे जब ये एक्सीडेंट हुआ, पूरी तरीके से चार्ड है, पूरी तरीके से जल चुकी है। ये आप देख सकते हैं कि ये जो विंड स्क्रीन है गाड़ी की वो भी टूटी हुई है, क्योंकि जैसा कि पुलिस ने बताया कि क्योंकि गाड़ी पूरी तरीके से जल चुकी थी इसलिए उनको विंड स्क्रीन तोड़नी पड़ी बाहर निकलने के लिए। और पुलिस का ये कहना है कि बहुत लकी थे कि वो सर्वाइव कर गए, क्योंकि आप गाड़ी की हालत ही से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बुरी हालत होगी उनकी बर्न इंजरीज़ की। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्राइवर सीट पर जो बैठे थे, पुलिस ने ये कंफर्म किया है कि वो अकेले थे और वो उनको नींद लग गई थी, उनको झपकी लग गई थी, जिसकी वजह से गाड़ी जो है वो उस डिवाइडर में जाकर भिड़ी और उस डिवाइडर में भिड़ने के बाद एक इलेक्ट्रिक पोल पर भिड़ी और फाइनली वो उसमें आग लग गई। और आप देख सकते हैं एक्सटेंट क्या है आग का, कि पूरी की पूरी गाड़ी चार्ड हो चुकी है। आप छत भी दिखाएं, ये लग्जरी मर्सिडीज़ पूरी तरीके से चार्ड हो चुकी है यहाँ पर। और इस समय वो मैक्स देहरादून में भर्ती है, वहाँ पर उनका इलाज चल रहा है, उनके एमआरआई और बाकी तमाम स्कैन्स हो रहे हैं। और ये बताया जा रहा है कि उनका जो लिगामेंट है राइट नी का उसमें चोट आई है और उनकी रिस्ट में, उनके अंगूठे में, उसमें भी चोट आई है। और फ्रैक्चर उन्होंने अपना किया है कि नहीं लेग, वो अभी भी बाकी है पता चल पाना, क्योंकि अभी एमआरआई स्कैन्स के बाद ही ये चीज़ असर्टन हो पाएगी कि उनके राइट लेग में फ्रैक्चर हुआ है या नहीं। फ़िलहाल पूरे देश की दुआएं उनके साथ हैं कि वो जल्दी से जल्दी रिकवर करें और फील्ड पर वापस उतरें। रुड़की में कैमरा सहयोगी पवन कुमार के साथ वेदांत, एनडीटीवी इंडिया। जिस समय यह हादसा हुआ ठीक उसी समय हरियाणा रोडवेज की एक बस हरिद्वार से दिल्ली जा रही थी। बस के ड्राइवर सुशील मान ने तुरंत बस को रोका, वो कार के पास पहुंचे और बाद में एम्बुलेंस बुलाकर ऋषभ पंत को अस्पताल भेजा। हमारे सहयोगी करमवीर ने बस ड्राइवर सुशील मान और कंडक्टर परमजीत नैन से बात की। कहते हैं कि जाको राके साइयां तो मार सके ना कोई, और इस बार इस हादसे में साइयां की भूमिका निभाने वाले हमारे साथ हैं सुशील मान और परमजीत जी, जिन्होंने ऋषभ पंत की जान को बचाने में अहम भूमिका निभाई। तो इन्हीं से जानते हैं कि क्या हुआ था। सुनील जी, क्या हुआ था, क्या देखा आपने? सबसे पहले ये देखा जी, हम हरिद्वार से आ रहे थे। हरिद्वार से जैसे हम गुरुकुल नारसन स्टॉपेज के पास पहुंचे तो हमें स्टॉपेज के पास थोड़ी बस को स्लो करनी पड़ती है, स्टॉपेज सवारी उठाने के लिए, यात्री उठाने के लिए। तो देखा हमें आगे नज़र तो रहती है भाई, गाड़ी दाएं बाएं दोनों आगे पीछे ध्यान रखता है। मैंने देखा भाई वो गाड़ी 300-400 मीटर पहले अनियंत्रित होकर ऐसे डोलती आने लग रही है लाइट दिल्ली साइड से। ये नहीं पता थी वो कार है, टेम्पो है, क्या चीज है। भाई जब मैं परमजीत को बोला, परमजीत गया एक्सीडेंट होगा बोले ये इसकी भी नजर गई, एक पीछे लेडीज बैठी वो चिल्लाने लगी, वो भी भैया तो कुछ, मैं बोला होगा। इतने में 100 मीटर आगे आई ना वो सीधी वो रेलिंग कूदी। रेलिंग आपने देखी होगी जहाँ पे सीसीटीवी कैमरे जहाँ से वो कूदी है, और वो कूदते एक साथ 3 पलटे खाकर वो सीधी बस की तरफ होगी, आमने सामने की। भैया तो भगवान ही बचा सकता है, जैसे ये फासला दीवार दिखा है तो मौत हम दिखा नहीं दे रहे थे। ये भी अपना एक्सपेक्ट हो गया कुछ। मैं देखी, मैंने देखा कि गाड़ी कनेक्टर साइड में चली गई थोड़ी ही। मैंने उसी टाइम, क्योंकि मैं कनेक्टर साइड में थी मेरी बस, मैंने उसको ड्राइवर साइड में कराया। ड्राइवर साइड करते ही वो साइड में निकल गई, निकलते आगे फिर वो ड्राइवर टकराई बोनट की साइड से, वो फिर ऐसे घूम गई गाड़ी। अच्छा, देखा तो मैंने गाड़ी में, क्योंकि शीशे हैं दोनों साइड में, कनेक्टर साइड में, ड्राइवर साइड में, मैं दोनों साइड में ध्यान रखता हूँ। उसमें गाड़ी से थोड़ी आग चिंगारी शुरू हो गई थी। मैं तुरंत गाड़ी से कूदा, उस साइड से करी है परमजीत, कनेक्टर साइड कूद गया। तो मैंने जब उसको ऐसे पकड़ा, इसने परमजीत ने भी, उसके क्यों आधा बाहर था वो। आधा बाहर मतलब कि उनके पैर बाहर थे या शरीर बाहर था? जी। अच्छा, पैर अंदर थे गाड़ी में। तो जैसे हमने उसको उठा कर, वो फुटपाथ होती है बीच की, उसके बीच में ले गया। मैं ये तो डेड हो चुका है, इसको क्या बचाना तो इसके अंदर क्या पता बच्चे हैं, लेडीज है, इनको देखना। क्यों अंधेरा था उस टाइम, बहुत अंधेरा था। तो मैंने देखा कितने बजे का? ये 5:14 की बात हो। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने देखा 3-4 चक्कर उसके, क्यों पत्तियां फड़ी थी, मखा कभी चोट लग जाए मेरे भी। तो इतने में देखा मैंने, ये उसके पास थे, वो ऐसे अंगड़ाई ही लेकर खड़ा हुआ है। मैं भाग के उसकी कॉन्शियस हो गया था थोड़ा। मैं भाग के फिर उसके पास गया। मैंने पूछा, भाई साहब इसके अंदर कोई और भी है क्या, कोई यात्री है क्या? बोला नहीं। मैं कौन ड्राइविंग कर रहा था? बोला मैं तो खुद ही ड्राइविंग कर रहा था। मैंने फिर भी नहीं विश्वास किया मैंने उसको। अच्छा, मैंने फिर उस गाड़ी के चारों तरफ फिर देखा। मैंने देखा ये ठीक है, ये उसको एम्बुलेंस को कर रहा था, मैं पुलिस को कर रहा था। एक फोन था वो नेशनल हाईवे को कर रहे थे,
जो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था वहां से। मैंने सोचा मैं ये तो एक्सीडेंट दबा दब होंगे क्योंकि मिनट हो गया। अभी हरिद्वार की साइड से गाड़ी आ रही, वो रुक नहीं रही थी। उस साइड में वो पूरी की पूरी गली फटी हुई पड़ी थी। वो मैं वही जल्दी से जो काम है ये करे। ठीक है। उसके बाद जी वो जो दिल्ली साइड से जिस पोल से टकराई थी वो भी ऐसे मैं ये भी एक्सीडेंट मारेगा किसी के। मैंने कंधे से लगा के 2-3 यात्री थे हमारे साथ, हमारे यात्री ने साथ दिया। अच्छा। वहाँ तो लोकल आदमी कहते हैं ये तो मीडिया पे कुछ भी कहते रहे कि ये हो गया, कुछ नहीं था। सिर्फ जो यात्री थे ना हरियाणा के आदमी ने जान बचाई है। उसकी जान बचाने वाला सिर्फ एक है, हरियाणा रोडवेज। उसके सिवाय उसकी कोई जान नहीं बचा। अच्छा, नहीं ठीक है, वो बात मैं समझ गया आपकी। लेकिन जो आपने गाड़ी में आग कब लगी थी? उसी टाइम लगी थी वो, जब वो 3 पलटे खाई ना उस टाइम उसकी गाड़ी में आग लग चुकी थी। अच्छा जी। और ऋषभ पंत की बॉडी में कहाँ चोट? उसके चेहरे पे चोटें हैं, यहाँ खरोचे हैं, यहाँ मतलब ब्लीडिंग हो रही थी। पता नहीं था भाई चेहरे मुंह के अंदर से ब्लीडिंग आ रही है या सर में चोट है, खून आ रहे थे। पीछे चोटें थी उसको, एक पैर फ्रैक्चर था उसका, शायद हमारे को तो लगा टूट गया। अच्छा। हाँ, तो कैसे लगा आपने उनको उठाया? जब उठाया मैंने उठाया ना उसको, 2 सवारी और थी, एक मैं था। उठाया तो वो बोला मेरे से खड़ा नहीं हुआ जाएगा भाई, मेरे को सहारा लगा, मेरा पैर टूट गया। अच्छा। हाँ, तो हमने जब डिवाइडर के उधर बैठाया ना उसको, तब बोला उसने, तो बैठा के उसको पानी पिलाया। पानी मांगा उसने, मैंने मना किया, पानी ले आई निकाल के। पानी नहीं देंगे तेरा गर्म खून है, दिक्कत हो जाएगी। तो फिर वो जिद पे अड़ गया भाई पानी पिलाओ मेरे को, मेरा दिल घबरा रहा है। तो हमने उसको पानी पिलाया। इतनी देर में 15 मिनट के अप्रोक्सीमेट एम्बुलेंस आ गई थी। तो उसको सामान और उसको जो उसका सामान था पैसे थे इकट्ठे करके हमने। गाड़ी में क्या क्या था उसकी ये नहीं पता? गाड़ी में कुछ नहीं पता सर, जो बाहर मिला ना वो हमने बता दिया। 5-6 हजार रुपए थे। और वो चुगने लग रहे थे पैसे सामान का थोड़ा हमने उनसे। कौन चुग रहा था? वहाँ के जो लोकल है, लोकल। अच्छा। आगे थे, उनसे लेके हमने वो पैसे ऋषभ पंत के हाथ में रख दिए थे। और उसका एक सूटकेस था जिसमें उसकी कपड़े थे थोड़े बहुत, कुछ खिंड चुके थे, वो हमने एम्बुलेंस में रख दिए थे। अच्छा। सामान काफी था, गाड़ी का भी सामान काफी था, अंधेरे में कुछ नहीं दिख रहा था, बहुत ज्यादा अंधेरा था ना। तो गाड़ी आती थी, लाइट पड़ती थी तो पता लग जाता था, नहीं कुछ नहीं पता था क्या सामान है। तो पुलिस ने से बात की तो पुलिस ने क्या कहा आप लोगों को? पुलिस से हमारी कोई बात नहीं हुई। पुलिस से तो फोन कर रहे थे। इन्फॉर्म किसने किया? मैंने किया। अच्छा। और क्या फिर क्या बात हुई? पुलिस ने बोले कहाँ से बोल रहे हो भाई? मैं ऐसे हरियाणा रोड से ड्राइवर बोल रहा हूँ, सुशील कुमार। बोले क्या बात हुई? एक्सीडेंट किसके साथ? किसी के साथ एक्सीडेंट नहीं हुआ है, गाड़ी असंतुलित होकर डिवाइडर से टकरा के आ गई है। जो उसका सामान था पैसे थे इकट्ठे करके हमने। गाड़ी में क्या क्या था उसकी ये नहीं पता? गाड़ी में कुछ नहीं पता सर, जो बाहर मिला ना वो हमने बता दिया। 5-6 हजार रुपए थे। और वो चुगने लग रहे थे पैसे सामान का थोड़ा हमने उनसे। कौन चुग रहा था? वहाँ के जो लोकल है, लोकल। अच्छा। आगे थे, उनसे लेके हमने वो पैसे ऋषभ पंत के हाथ में रख दिए थे। और उसका एक सूटकेस था जिसमें उसकी कपड़े थे थोड़े बहुत, कुछ खिंड चुके थे, वो हमने एम्बुलेंस में रख दिए थे। अच्छा। सामान काफी था, गाड़ी का भी सामान काफी था, अंधेरे में कुछ नहीं दिख रहा था, बहुत ज्यादा अंधेरा था ना। तो अगर सीट बेल्ट लगाता तो उसको कोई नहीं बचा सकता था। चलिए ठीक है। तो देखिए, तकदीर ने ऋषभ पंत को बचाना था। शायद उनको अभी भारत के लिए और क्रिकेट खेलना है। विकेट के पीछे उछल कर फिर कैच पकड़ेंगे ऋषभ पंत, घूम कर छक्के लगाएंगे ताकि वो दोबारा से क्रिकेट के प्रेमियों को रोमांचित कर सकें। और हम जल्द से जल्द चाहते हैं कि ऋषभ पंत स्वस्थ हों और दोबारा से क्रिकेट खेलें। एनडीटीवी के लिए मैं करमवीर सिंह चिकारा, हरियाणा से। टीवी कलाकार तुनिशा शर्मा की मौत के मामले में आरोपी शीजान खान की पुलिस हिरासत अदालत ने एक दिन और बढ़ा दी है। हालांकि पुलिस ने कोर्ट से 2 दिनों की पुलिस कस्टडी मांगी थी। वहीं दूसरी ओर मौत की गुत्थी सुलझाने की दिशा में मुंबई पुलिस तेजी से जांच को आगे बढ़ा रही है। मुंबई पुलिस अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। तुनिशा की मां वनिता शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शीजान खान और उसके परिवार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वनिता शर्मा ने कहा कि शीजान खान ने उनकी बेटी का इस्तेमाल किया। उन्होंने आरोप लगाया कि शीजान ने उनकी बेटी को थप्पड़ मारा था। वनिता शर्मा ने आशंका जताते हुए कहा कि ये हत्या का मामला हो सकता है। उन्होंने कहा कि तुनिशा को डिप्रेशन नहीं था, वो घंटों काम करती थी और वो बहुत संवेदनशील लड़की थी। शीजान को जब तक सजा नहीं मिलती मैं चैन से बैठने वाली नहीं हूँ। शीजान ने तुनिशा के साथ जो किया, पहले उसके साथ फ्रेंडशिप की, दोनों का था, आना जाना भी, घर पे बुलाना, वो आ जाता था। मेरे को उसने बताया मम्मा मेरे को शीजान से है और शीजान भी मेरे से करता है। फिर एक दिन अचानक उसने उसका मोबाइल चेक किया शीजान का, जिसमें उसकी गर्लफ्रेंड का
कुछ चैट था, पता नहीं, आई डोंट नो क्या था। तो इसने पूछा, शीजान से पूछा कि ये क्या है। शीजान ने टुनीशा के थप्पड़ मारा, सेट पे रूम में थप्पड़ मारा। तो वो कहता तू कर ले जो कुछ करना है, मेरा तेरे साथ कोई रिश्ता नहीं। मेरे को टुनीशा ने बोला कि मम्मी मेरे साथ धोखा हुआ है, मेरे को यूज़ किया गया है, मम्मा शीजान को बोलो कि वो वापस आ जाए। मैंने शीजान से बात की, मैं क्या शीजान ये क्या है कि तूने टुनीशा के साथ ऐसा क्यों किया। कहता आंटी सॉरी, मैं कुछ नहीं कर सकता, जो करना करो। ये बात गलत है उसकी, उसको मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। मेरा बच्चा गया, मेरा सब कुछ खत्म हुआ है, मैं अकेली रह गई हूँ। और कोर्ट ने शीजान को एक दिन और पुलिस हिरासत में भेजा है। शीजान के वकील ने आरोपों को निराधार बताया और पुलिस हिरासत बढ़ाने का विरोध किया। एनडीटीवी से बातचीत में शीजान के वकील ने तुनिशा को थप्पड़ मारने, धन परिवर्तन के लिए दबाव बनाने, कोई और गर्लफ्रेंड होने की आरोपों को कहानी बताया। तुनिशा को खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार शीजान खान की तीसरी बार पुलिस रिमांड बढ़ गई है। इस संबंध में बात करने के लिए हमारे साथ हैं शीजान के वकील शैलेंद्र मिश्रा जी। सर, अमूमन 306 का जो केस है उसमें तीसरी बार मोस्टली रिमांड मिलते नहीं, लेकिन इसमें तीसरी बार रिमांड मिल गई, जो नए खुलासे परिवार की तरफ से उसके आधार पर, क्या कहेंगे आप? ये मीडिया ट्रायल वाला एक मैटर है जहाँ पे किसी को भी अपने ऊपर कोई रिस्क लेना नहीं है। एक दिन का रिमांड बढ़ने का भी रीज़न है, उसकी मां ने आज 11 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया जहाँ पे थप्पड़ मारने की बात कही है। सिर्फ उतनी आरोप को जांच करने के लिए कस्टडी एक्सटेंड हुई है, सिर्फ एक दिन की हुई है। कहानियां जो निकल रही हैं, नई नई जानकारियां निकल कर आ रही हैं, भले आप उसे मीडिया ट्रायल का रूप दें, लेकिन कई एंगल इस पूरे मामले में आ रहे हैं, तो उनको कैसे आप लोग निराधार बताएंगे? क्योंकि मां ने आज 3 बातें प्रमुख तौर पर कही। एक तो ये कि ये हो सकता है कि हत्या भी हो, वो खुदकुशी तक सीमित नहीं है, क्योंकि अंदर दरवाजा बंद था और शीजान भी गया था शव को उतारने के लिए जब वो लटक रही थी। दूसरी बात है कि उनका परिवार शीजान का वो धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डाल रहा था, तो वो भी उस मामले के लिए जिम्मेदार हैं। ये उन्होंने बातें कही हैं, तो इसको कैसे आप लोग जस्टिफाई करेंगे? अब इसका सफाई क्या होगी आप लोग के पास? पुलिस ने डे 1 वहाँ से सीसीटीवी फुटेज प्लस डीवीआर उठा लिया है। ये सारे आरोप सीसीटीवी फुटेज में सरासर झूठे साबित हो रहे हैं। किसी तरह का ना तो कोई धर्म परिवर्तन का यहाँ पे केस बनता है, ना तो किसी तरह का एबेटमेंट टू कमिट सुसाइड का केस बनता है। जहां तक शीजान का रोल है, इसके खिलाफ आज अभी इस वक्त तक एक साक्ष्य, एक सबूत नहीं है। पुलिस ने ये बताया कि जो गर्ल है, मिस्ट्री गर्ल जो बात आ रही है, उसका चैट डिलीट कर दिया है। तो अगर कुछ नहीं है तो चैट डिलीट क्यों कर सकते? पुलिस चैट रिट्रीव कर लेगी, ऐसा कुछ रहेगा तो आपके सामने या रिमांड रिपोर्ट में आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। तो ब्रेकअप क्यों हुआ फिर? ब्रेकअप क्यों हुआ ये सिर्फ 2 लोग जानते हैं। ब्रेकअप होने के बाद दोनों आगे मूव ऑन भी हो गए थे, एक दूसरे के साथ व्हाट्सएप पे कनेक्टेड थे, साइट पे मिलते थे, शूट करते थे, हंसी से थे, खुशी से थे। किसी तरह का उन दोनों के बीच में तो कोई मनमुटाव नहीं था। ये है शीजान के वकील शैलेंद्र मिश्रा, जो कह रहे हैं कि जो भी आरोप लगाए गए हैं वो बेबुनियाद हैं। उनकी मां ने आरोप लगाए हैं। पुलिस की जांच में अभी तक ऐसी कुछ बातें सामने उभर कर नहीं आई। वसई से कैमरामैन अशोक महाडिक साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा का आज सुबह निधन हो गया। अपनी मां का अंतिम संस्कार करने के थोड़ी ही देर बाद प्रधानमंत्री मोदी अपना फर्ज निभाने में जुट गए। आज उन्हें करीब 7,800 करोड़ की परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन के लिए पश्चिम बंगाल जाना था, लेकिन मां के निधन की खबर मिलते ही वो अहमदाबाद गए। वहीं से उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन तमाम परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और कोलकाता मेट्रो की जोका तारतला लाइन का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल हुईं। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय रेल का कायाकल्प करने का अभियान चल रहा है। आजादी के बाद के 7 दशकों में 20,000 रूट किलोमीटर रेल लाइन का बिजलीकरण हुआ। वहीं 2014 में हमारी सरकार बनने के बाद बीते 7-8 वर्षों में ही 32,000 रूट किलोमीटर से ज्यादा रेल लाइन का बिजलीकरण हो चुका है। ये है देश के काम करने की रफ्तार, रेलवे के आधुनिकीकरण की रफ्तार। बीते 8 वर्षों में भारतीय रेलवे ने आधुनिकता की नींव पर काम किया है।
अब आने वाले 8 वर्ष में हम भारतीय रेलवे को आधुनिकता की नई यात्रा पर निकलते हुए देखेंगे। भारत जैसे युवा देश के लिए भारतीय रेल भी युवा अवतार लेने जा रहा है और इसमें निश्चित तौर पर 475 से ज्यादा वंदे भारत ट्रेनों की बड़ी भूमिका होगी। इस कार्यक्रम में मौजूद ममता बनर्जी ने पीएम मोदी की मां के निधन पर दुख जताया और पीएम के प्रति अपना आभार भी प्रकट किया। Sir, I convey my gratitude to you because you are supposed to come to West Bengal today. But because of the sad demise of your mother, you could not reach, but heartily you have reached to us through your virtual program. On behalf of West Bengal people, I thank you so much. You have taken trouble to come over here today. And thank you so much for giving me this opportunity. Thanks a lot. Please take some rest. And I do not know how to give my condolences message to your family members and the others, because mother is no substitute to any other. Your mother means our mother also. बात करते हैं दिल्ली की, जहां सफाई कर्मचारी से मारपीट के मामले को लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी विधायक अभय वर्मा के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अभय वर्मा के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। बुधवार सुबह लक्ष्मीनगर में किशन कुंज झुग्गियों के पास एक बंद टॉयलेट खुलवाने के लिए अभय वर्मा अपने समर्थकों के साथ पहुंचे थे। वीडियो में बीजेपी विधायक सफाई कर्मी को धकियाते दिख रहे हैं, जबकि उनके साथ के लोग सफाई कर्मी को जमकर थप्पड़ लगाते दिखे। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मीनगर में एमसीडी के एक सफाई कर्मचारी का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उसकी पिटाई की जा रही थी और उस वीडियो में बीजेपी के लक्ष्मीनगर के विधायक अभय वर्मा मौजूद थे। हालांकि वो उस वीडियो में सफाई कर्मचारी के साथ मारपीट करते हुए तो नजर नहीं आ रहे, लेकिन उसको धकियाते हुए नजर आ रहे हैं। और जो अभय वर्मा के साथ के जो दूसरे लोग थे वो उस सफाई कर्मचारी को, अमृत नाम के सफाई कर्मचारी को थप्पड़ मारते हुए नजर आ रहे थे। उसके बाद अब आम आदमी पार्टी जो है इस मामले को उठा रही है और बीजेपी के लक्ष्मीनगर के विधायक अभय वर्मा के घर पर प्रदर्शन कर रही है। ये आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन है, जिसमें आम आदमी पार्टी का कहना है कि कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार जो है ये बंद किया जाए। आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता, ये लक्ष्मीनगर के अंदर प्रोटेस्ट चल रहा है। कुलदीप कुमार है हमारे साथ, जो कि आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। कुलदीप जी, देखिए, किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के अभय वर्मा जी ने जो उनकी पार्टी की मानसिकता है उस मानसिकता को आगे बढ़ा दिया। किस प्रकार से सफाई कर्मचारी जो दिल्ली की सड़कों को सुबह 6 बजे उठ के जब लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं वो सड़कों पे जाके सफाई करने का काम करता है। आपने एक व्यक्ति को केवल इसलिए मारा कि वो सफाई कर्मचारी है, वो दलित है, वो पिछड़ा है, इसलिए आप उसको मारोगे। ये मानसिकता काम नहीं करेगी। और मैं अभय वर्मा को कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं कि दलित समाज इस घटना को भूलेगा नहीं। आज वो सफाई कर्मचारी के साथ पूरा दिल्ली का दलित समाज खड़ा हुआ है। आखिरी सवाल, वो जो सफाई कर्मचारी अमित हैं वो कोई कार्रवाई के आगे कोई डिमांड नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो है ठीक है, कोई कार्रवाई नहीं। शरद जी, इस देश में दलितों की स्थिति ऐसी है, दलित पिटते भी हैं और एफआईआर भी नहीं कराते हैं। इतना बड़ा ये नेक्सस है भारतीय जनता पार्टी के पास, उसके सामने वो बोल पाएगा गरीब दलित कर्मचारी जिसको खुलेआम मारा गया हो। सोचिए, ये तो वीडियो बन गई, अगर वीडियो नहीं बनी होती तो उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होता, वो जेल जाता सफाई कर्मचारी। शुक्रिया। तो आम आदमी पार्टी जो है इस मुद्दे को उछाल रही है और जैसा कि मैंने सवाल भी पूछा कुलदीप कुमार आम आदमी पार्टी के विधायक से कि जो सफाई कर्मचारी हैं उनका ये कहना है कि वो किसी तरह की कार्रवाई की मांग इस मामले में नहीं कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी का कहना है कि दलित विरोधी मानसिकता है बीजेपी की, उसके तहत ये कर रही है और क्योंकि चुनाव में बीजेपी हार गई है इस वजह ऐसा कर रही है। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है बताने वाली, वो ये है कि दिल्ली के जो ओवरऑल नगर निगम के चुनाव थे उसमें तो आम आदमी पार्टी जीती, लेकिन लक्ष्मीनगर का जो विधानसभा है इसके अंदर जो 4 सीटें थी उसमें से 3 सीटें जो हैं वो बीजेपी जीती है। तो हार की कसक जो है या बदला जो है इसकी बातें चलती रहेंगी, पर फैक्ट यहाँ पर जो है चुनाव का ये भी है।
लक्ष्मीनगर दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी कारण पात्रा के साथ में शरद शर्मा, एनडीटी मीडिया। राहुल गांधी की सुरक्षा प्रोटोकॉल के मामले में दिल्ली पुलिस ने गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। सूत्रों के अनुसार दिल्ली पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सुरक्षा के पूरे इंतजाम थे, लेकिन राहुल गांधी ने खुद प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया। कांग्रेस ने सुरक्षा में चूक को लेकर गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी थी, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस से रिपोर्ट मांगी थी। दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी, ट्रैफिक और स्पेशल ब्रांच समेत सभी यूनिट ने रिपोर्ट दी है। खबरों के मुताबिक यूपी के ड्रग कंट्रोलर विभाग ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें मेरियन बायोटेक को नोएडा प्लांट से उत्पादन रोकने का आदेश दिया गया है। ये वही कंपनी जिसे लेकर उज्बेकिस्तान में शिकायत की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से यह खबर आई है कि आधी रात तक वहां पर मेरियन बायोटेक कंपनी की जांच की गई। जांच के बाद कंपनी को कारण बताओ नोटिस दिया जा सकता है। आपको बता दें कि उज्बेकिस्तान में सिरप पीकर हुई मौतों के आरोप के बाद यह कार्रवाई की गई है। हम वहाँ जो है 10 साल से ज़्यादा से है मार्केट में जो है, अभी कभी तक कोई ऐसा इशू नहीं आया। और एक ही हॉस्पिटल से इतने केसेस डॉक्टर्स के अंदर आए तो ये सस्पिशियस है। ये भी कहते हैं वो जांच का विषय है जो है कि एक ही हॉस्पिटल से कैसे आएंगे जो है। हो सकता है किसी हमारे जो है किसी जो है दूसरे कंपनी के जो है इसमें कुछ इन्वॉल्व हो या कुछ ऐसा हो जो है, मतलब जो है तो सस्पिशियस है। जांच का विषय है कि एक ही हॉस्पिटल से कैसे आए। आपको लग रहा है कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है? कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है, दूसरे कंपनी के हमारे जो कंपटीटर्स होते हैं उनके भी हो सकता है कुछ ऐसा जो है, क्योंकि एक ही हॉस्पिटल से इतने केसेस आना जो है वो डाउटफुल लगता है, मतलब जांच का विषय है। दिल्ली का आश्रम फ्लाईओवर 1 जनवरी से बंद कर दिया जाएगा। ये 45 दिनों तक बंद रहेगा। हालांकि फ्लाईओवर के नीचे दोनों ओर जो सड़क है वो चालू रहेगी। लोगों को जानकारी देने के लिए ट्रैफिक पुलिस कई जगह पर साइन बोर्ड लगाने जा रही है और वहां पर डायवर्जन भी किया जाएगा। आपको बता दें कि आश्रम फ्लाईओवर से लेकर डीएनडी और सराय काले खां तक एक और फ्लाईओवर बन रहा है। उसके तैयार होने से नोएडा जाने वालों को जाम से राहत मिल सकती है। छत्तीसगढ़ में माओवाद खत्म करने और अंदरूनी इलाकों में सरकार की योजनाओं को पहुंचाने के लिए सड़क बेहद जरूरी है, लेकिन बस्तर के अंदरूनी क्षेत्र में सड़क बनाना बेहद चुनौतीपूर्ण है। सड़क निर्माण तभी होता है जब सड़क के दोनों ओर सुरक्षा बल मोर्चा लेते हैं, लेकिन इतने जोखिम के बाद भी गुणवत्ताहीन सड़क बने तो उन्हें दुख होता है। देखिए ये खास रिपोर्ट। ये सड़क बस्तर जिले के आखिरी गांव चांदा मेटा को दरभा से जोड़ती है। सड़क पूरी नहीं बनी, काम चल ही रहा है। सड़क और काम में लगे लोगों को सुरक्षा देने सुरक्षा बल तैनात हैं, लेकिन आलम यह है कि पूरी सड़क होने से पहले सड़क उखड़ने लगी है। सड़कों में भ्रष्टाचार की समस्या पूरे देश में है, लेकिन बस्तर में मामला इसलिए अलग है क्योंकि यहाँ सड़क पर तार के साथ बारूद भी लगता है। सड़क बनाने वाले अच्छे से बनाना चाहिए सर, ताकि वो जो समय अवधि है उस समय तक चले। अच्छा, बस्तर के अलग अलग जगह से ऐसा भी आपने सुना होगा कि जो सड़कें बनी और उन सड़कों में जो जवान हैं वो अपनी शहादत तक देते हैं और वो भी सड़क खराब हो जाती है। ये सुन के भी हमको बहुत दुख होता है सर, और जो इस सबको सुनने वाले समझने वाले हैं उनको ध्यान में रख के काम करना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए। सर हम लोग इतना जवान लोग आके सुरक्षा दे के बनाते हैं, कोशिश करते हैं कि वो अच्छा बनाए, और रोड टूटे फूटे हो जाता है तो हमको दुख लगता है। चांदा मेटा कभी नक्सलियों की राजधानी कही जाती थी। पहले स्थानीय लोग सड़क की आस में थे, अब गुणवत्ता की तलाश में। हमको भी सुविधा मिल गया, मैं कहाँ बैठने जाने से भी हमको गाड़ी घोड़ा भी आए और ठीक हो गया। मात्र हमको यहाँ सड़क में ना थोड़ा बड़ा बड़ा पत्थर को यहाँ डालता है, इसमें तो ये पत्थर में तो एक पत्थर निकलेगा तो पूरा रोड खराब हो जाएगा। इसमें किया है कि पूरा हमारा गांव का नहीं तो यहाँ बरसी में पानी आता है ना,
वो पानी 3 साल में इसको पूरा उगाड़ लेते हैं। बस्तर में सड़क की सुरक्षा में लगे कई जवानों की मौत हो चुकी है। साल 2017 से लेकर अब तक 50 से ज्यादा जवान शहीद हो चुके हैं, 52 जख्मी। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री के पास लोक निर्माण विभाग भी है। वो कहते हैं शिकायत मिली तो जांच कराएंगे। मैदानी इलाके में जरूर 2-3 जगह रायगढ़ पत्थलगांव के आसपास की बातें आई थी, पर अंदरूनी इलाका जो है बस्तर का, जहां नक्सली मूवमेंट है, जहां काम हो रहा है बहुत अच्छे से, आप देखेंगे नक्सली गतिविधियां शून्य के समान कम हो गई। 200-300 स्कूलें 15 साल में बंद थी, उसको भी हम लोगों ने चालू किया। कैंप खोलते खोलते सड़क बनाते हुए हम अंदर घुस रहे हैं और अब अंतिम लड़ाई की ओर भी हमारे फोर्स जो है पहुंच रही है। आमतौर पर सड़कों के निर्माण में गिट्टी, बालू, सीमेंट और डामर के मिश्रण का उपयोग होता है, लेकिन बस्तर के अंदरूनी इलाकों में जो सड़कें निर्माण होती हैं उनमें जवानों का खून भी शामिल होता है, क्योंकि सड़क निर्माण में लगे हुए सैकड़ों जवान अब तक अपनी शहादत दे चुके हैं। ऐसी परिस्थितियों में अगर सड़क की गुणवत्ता बेहद खराब होती है तो जवानों के मनोबल पर भी विपरीत असर पड़ता है। इन परिस्थितियों में जो सड़क निर्माण में लगे हुए अधिकारी हैं उन्हें ध्यान देना होगा कि बस्तर के अंदरूनी इलाकों की जो सड़कें बन रही हैं उसकी गुणवत्ता बेहतर हो, ताकि वे लंबे समय तक चल सकें। बस्तर से विकास तिवारी के साथ जुल्फिकार अली, NDTV इंडिया।